जो स्टूडेंट्स ट्रेन बस या कहीं गए हों और रास्ते में रहे होंगे, कुछ नए चेहरे में दिख रहे हैं, वही स्टूडेंट्स ऑनलाइन कंप्लीट कर लेना लेक्चर। सभी किसी का भी किसका किसका छूट गया जो रास्ते में थे और क्लास नहीं कर पाए, आपने वीडियो देख के किया तो उसको देख लेना, कर लेना, वो छूटना नहीं चाहिए फिर, है ना। वो आपको LN+ ऐप पर मिल जाएगा, उसको देखकर वीडियो रहता है लगभग 1 महीने के आसपास तक अवेलेबल रहता है वो। तो अगले 1-2 दिन में उसको कंप्लीट करके खत्म करना। आज के लेक्चर में भी हम गोस्वा के जो क्वेश्चंस थे उसी पर डिस्कशन करेंगे। आज के दिन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, पहले तो आंसर बताओ आ गया था क्या, जो हम लोग 3 कॉन्सेंट्रिक सेल में तमाम सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी LN+ ऐप पर अपने सॉल्यूशंस हमें भेजे हैं। जो 3 कॉन्सेंट्रिक सेल था उसमें जो BA आया होगा, ये आंसर आया होगा। कितने लोगों का आंसर आ गया? बस बस ठीक है, बहुत अच्छे। BC भी वैल्यू आई होगी, A² - B² बाई C प्लस C। कितने लोगों का आंसर आ गया? इसमें किसी में भी इसके अलावा कोई भी आंसर में दिक्कत होगी, और एक और क्वेश्चन दिया था जो अर्थिंग वाला था, तो आप उसके इक्वेशन भी क्लास खत्म होने के बाद, यदि नहीं आया हो, दिक्कत हो, तो चेक कराते हुए आप चले जाना। यदि बहुत तगड़ी भूख ना लगी होगी तो क्वेश्चन पूछते हुए निकल जाना, और ज्यादातर का हो गया, ये अच्छी बात है। और क्वेश्चन करेंगे। इंसुलेटर पर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। हमें जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, पिछले टर्न पर लगभग हम स्फेरिकल सेल पर ही काफी हद तक अपना लेक्चर फोकस रखे थे, उसका फील्ड, उसका पोटेंशियल, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप स्फेरिकल सेल से रिलेटेड पोटेंशियल वगैरह के क्वेश्चन फील्ड कर लोगे आप लोग। इसके बाद हमने इंसुलेटर वाला डिस्कशन स्टार्ट किया था। इंसुलेटर में हमने 1-2 क्वेश्चन भी किए थे शायद, 1-2 कर लिया था क्या? एक तो पोटेंशियल का किया था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था। पोटेंशियल के फार्मूले याद हो गया, आउटसाइड इनसाइड दोनों। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। there is an uniformly charged there is an uniformly charged sphere of radius capital R and charge small q full stop. Now a spherical cavity is made as shown in figure. Now a spherical cavity is made as shown in figure. R/2 रेडियस की हमने कैविटी बनाई है, ये कैविटी है। सोन इन फिगर का सिर्फ इतना मतलब है कि रेडियस बताना था और ये सरफेस को टच करता हुआ कैविटी है, ये बताना था। क्या लिखा आपने? नाउ अ स्फेरिकल कैविटी इज मेड एज सोन इन फिगर। फाइंड पहला पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कैविटी। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है कि इंसुलेटर के अंदर कैविटी बनाई जाए तो कैसे क्वेश्चन किया जाता है। इसके पहले कि मैं कुछ डिस्कशन आपसे शुरू करूं, मुझे जल्दी से बता दीजिए सॉल्व करके कि चार्ज ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना होगा। से इट इज क्यूड एज चार्ज ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। अच्छा, ये जो चार्ज है ये किसका है? हटाने के बाद कैविटी, ये जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो गलत कर दोगे बेटा। सुनो, जो चार्ज गिवन है वो कैविटी बनाने के पहले का है कि कैविटी बनाने के बाद का है? क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा कि कितने वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे फर्क आएगा। तो बताइए क्या है पहले की बात का? चार्ज क्यू पूरे स्फीयर का था, इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का था। तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का चार्ज है क्यू। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का चार्ज है क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का कितना? यूनिटी मेथड लगा देता हूं। आपको कितने वॉल्यूम का चाहिए? 4/3 पाई r/2 का क्यूब चाहिए, इतना ही पोर्शन का। ये सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा, ठीक, अच्छी बात है। ये कितना आया होगा? Q/8, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ कि क्या हमने एक ऐसा स्फीयर पढ़ाया है, कोई फार्मूला जिसमें कैविटी बनी हो? कैविटी बनाकर कोई पोटेंशियल का फार्मूला लिखाया है क्या मैंने आपको? हाँ, नहीं लिखा है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं लिखा है कि याद नहीं आपको? याद नहीं कि लिखा नहीं है? क्यों लिखाऊंगा जब होता नहीं है? मैं पहले आपको बता दूं, मैं कटे पिटे गोले का फार्मूला नहीं पढ़ाता भाई। फर्स्ट क्लास स्फीयर होगा तो फार्मूला पढ़ा रखा है आपको। अब आप ये मत बोलना कि ठीक है आप नहीं पढ़ाओगे तो कटे पिटे गोले का क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, है। कटे पिटे गोले का फार्मूला नहीं पढ़ाओगे तो क्वेश्चन हम क्यों करें? लेकिन हम लोग कर सकते हैं। बस ये जिद कर लो कि जितना पढ़ा है उसी के अंदर रहते हुए, जितना पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट में रहते हुए हम क्वेश्चन कर सकते हैं। याद कीजिए वो दिन जब एक पेंटागन हम पढ़ रहे थे और इसके 4 कॉर्नर पे चार्ज था, 5वें पे था ही नहीं। उस दिन आपका क्या मन कर रहा था? तो आपने अपने मन को रोका नहीं था, वहां चार्ज रख दिया था, और क्वेश्चन चेंज ना हो तो प्लस और माइनस दोनों रखा था। शायद मेरी बात आप समझ रहे हैं कि ये जो स्फीयर है, पहले बताओ कि कैविटी बनाने के बाद जो बच गया चार्ज वो कितना बच गया? Q/8। क्यू में से Q/8 निकल गया, क्यू में से 8 निकल गया, तो 7 Q/8 बचा हुआ है अपने पास। अच्छा, हटाया है Q/8। यदि कैविटी बनी रहेगी तो हमारे एक भी फार्मूले वैलिड नहीं होंगे। तो जो स्फेरिकल कैविटी का चार्ज आप निकाल के लेके जा रहे थे ना, चुपचाप लाके उसको रखो, उसको हटाओ नहीं, चुपचाप लाके रखो, तब क्वेश्चन करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। कितना कितना रखना जल्दी बोलिए? Q/8 लाके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इससे लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया है। आप क्या करें? जो कैविटी है, खाली जगह है, उसमें प्लस Q/8 भर दिया, माइनस Q/8 भर दिया। बताओ मैंने क्या भर दिया? कुछ नहीं भर दिया, यानी आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन बेटा समझने के हिसाब से तो बहुत मजेदार हो गया। ध्यान देना, ये जो Q/8 आपने फिलअप किया है उसको बड़े के साथ एक महसूस कीजिए। तो यदि आप उसको बड़े के साथ महसूस करते हैं तो हमारे पास एक R रेडियस का और क्यूब 7 Q/8 प्लस Q/8, तो Q चार्ज बनकर तैयार हो गया। मुझे पोटेंशियल लिखना है सेंटर ऑफ कैविटी से दिस पॉइंट C। तो ये पॉइंट हम ओ ले लेते हैं, इसका जो खुद का पॉइंट है, खुद का सेंटर है, इसे हम ओ ले लेते हैं। तो हमें इसके सेंटर से, क्योंकि C पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? लेट्स से पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज V1 ओवर हियर। ये तो फार्मूला कितना बढ़िया सा रख सकते हो, यूज कर सकते हैं ना। प्लस प्लस ये जो Q/8 है आपने बड़े के साथ महसूस किया, तो बड़ा स्फीयर कंप्लीट हो चुका है। माइनस Q/8 का एक स्फीयर और बच रहा है, तो ये इसका चार्ज बताना, माइनस Q/8 रेडियस बोलिए। और क्योंकि हमें पोटेंशियल इसके ही सेंटर पे बताना है, तो लेट्स से दिस इज V2। अब क्योंकि पोटेंशियल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि 2 चार्ज बॉडी है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू बिगर स्फीयर एंड ड्यू टू स्मॉलर दोनों लिखा जाए। कितनी आसान सी बात थी, क्वेश्चन में अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, तो अब ये 2 स्फीयर का न्यूमेरिकल हो गया। सेंटर सी जो हो गया वो इस छोटे स्फीयर का तो सेंटर हो गया, छोटे स्फीयर का सेंटर वाला फार्मूला लग जाएगा, जबकि बड़े स्फीयर के सेंटर से R/2 डिस्टेंस वाला फार्मूला लग जाएगा।
तो B1 मैं लिखने जा रहा हूं, शायद आप साथ दे सकते हैं, KQ/2R³ 3R² माइनस सेंटर से डिस्टेंस। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है? प्लस एक स्फीयर के जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? जितना सरफेस पर होता है उसका 3/2 टाइम्स, तो 3/2 KQ/R। याद है कि नहीं? सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R, तो सेंटर पर 3/2, इस स्फीयर का मैं लिख रहा हूं 3/2 के, चार्ज जो होगा वही तो लोगे, चार्ज कितना है -Q/8 अपॉन रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, 5 लोगे, R होगा, R लोगे, 2R होगा, 2R लोगे, जो होगा वही लोगे या कुछ भी ले लोगे, जो होगा वही ले लेंगे, तो डिवाइडेड बाई R/2। यहाँ बचा -3/8 और ये हो गया 4 3 12 -1 यानी 11/8 11/8 11/8 -3/8 11/8 -3/8 यानी 8/8 यानी KQ/R। तो कैविटी के सेंटर पे जो पोटेंशियल हो गया दैट इज KQ/R। ये तो ऐसा लग रहा है कि यदि हम एग्जामिनेशन में ना समझ में आया होता और उससे में फार्मूला लिख के आगे होते कि ठीक है ज्यादा क्लियर तो हो नहीं रहा है, फार्मूला चिपका के निकल लेते हैं, क्या पता 4 नंबर आ जाए अपनी झोली में। तो ये तो वैसे ही हो गया कि KQ/R आंसर आ गया फॉर्चुनेटली। बट इस क्वेश्चन से जो सिखाने का हमारा एम था, एक तो ये फार्मूला रिवीजन करना था मुझे और एक ये फार्मूला सेंटर पर रिवीजन करना था। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे पार्ट पर आते हैं। देखो जो +Q/8 है, जैसे ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, अब इसमें से काट के निकाल लिया किसी ने, तो ये जो निकाल लिया वो कितना निकाल लिया? Q/8 निकाल लिया। अब मैंने क्या किया कि जितना निकाला था उतना चार्ज यहाँ वापस फिलअप कर दिया +Q/8 के साथ। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, ये केवल +Q/8 भर दें तो ये गोला पूरा हो गया Q चार्ज का, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया तो मैंने इसमें -Q/8 भी फिलअप कर दिया जिससे क्वेश्चन चेंज ना हो। ठीक है, तो -Q/8 का एक अलग स्फीयर हो गया, तो कुल मिलाकर ये 2 स्फीयर का न्यूमेरिकल हो गया बस। सेंटर C बड़े स्फीयर से R/2 डिस्टेंस पर है, सेंटर C छोटे स्फीयर का खुद का सेंटर का फार्मूला लग जाएगा, बस इतनी सी बात है बेटा। ये क्लियर? अब ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में। सेकंड वन, सेकंड हमें बताना था जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैविटी के अंदर क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैविटी के अंदर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो जो मर्जी बोले लो, कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट पर निकलते हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन इसके पहले कि हम कैविटी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, क्योंकि कैविटी के सेंटर पर ये कैविटी है और यहाँ कोई जनरल पॉइंट हमने कंसीडर किया है, से इट इज पी, और ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसके चार्ज के बजाय हम अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिख देता हूं मैं। ρR/3ε0 इनसाइड पॉइंट पर आंसर होता है, रो की वैल्यू बाद में रख लेना, रो की वैल्यू आपके सामने है, ये रो की वैल्यू है या नहीं है, तो मैं रो के टर्म में सॉल्व करना चाह रहा हूं। एक जनरल पॉइंट है और जनरल पॉइंट यदि आप कंसीडर करते हैं, ये इसका सेंटर है O, तो ये इसका सेंटर है C, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अलग डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से किसी अलग डायरेक्शन में होगा। तो कोई एंगल तो हमें पता नहीं है क्योंकि मैं तो कोई भी पॉइंट लेने के लिए तैयार हूं, एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी। तो उसके लिए फिर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, और वेक्टर फॉर्मेट में फार्मूला एक बार महसूस करने की जरूरत है। ये रेडियस R है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए हम इसे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रहे हैं। तो बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी, और r लेस देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ρR/3ε0 होगी। ये हम सभी को पता है, ρR/3ε0। वेक्टर लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलोंग द फील्ड। अब यूनिट वेक्टर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा कि रेडियली आउटवर्ड होगा? यदि मैं रेडियली आउटवर्ड को r कैप से डिनोट कर दूं तो मल्टीप्लाई किसे करना चाहिए हमें? यूनिट वेक्टर r कैप से कि नहीं? यूनिट वेक्टर r कैप से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। दिस इज योर ρR/3ε0। और यदि यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है इसे हम वेक्टर r लिखें, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर फील्ड हैज टू फाइंड आउट, दैट इज OP, O से P। यदि वेक्टर r हो तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर। r और r यहां पे कैंसिल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? ρR/3ε0। यानी कहने का मतलब है ρR/3ε0 पहले भी था अभी भी है, यदि वेक्टर में लिखना है तो r आप वेक्टर में ले लो, इतनी सी बात है। r कौन सा लेना है? पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर से पॉइंट की ओर, और नेगेटिव होता तो, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो O से P लेना है, नेगेटिव चार्ज होता तो ऐसे लेना पड़ता, P से O लेना पड़ता। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, यदि इतना क्लियर है तो क्वेश्चन में आ जाओ। मजेदार बात यह है कि जो क्वेश्चन आपका है सिर्फ इस फार्मूले को यहां महसूस करना है, वो भी 2 बार। कैसे? रो चार्ज भरा हुआ है लेकिन कैविटी होने के नाते ये मेरा फार्मूला फेल हो रहा है। हम ये फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब ये स्फीयर कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी रो से फिल अप हो। तो जैसा कि अभी हमने पिछली बार बताया कि जो कैविटी है उसको भरा जाए तभी हमारे फार्मूले वैलिड होंगे। और मैं आपको बता दूं ये आज केवल हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए नहीं है। क्या ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं करते कि सेंटर ऑफ मास में नहीं करते कि कंप्लीट माइनस रिमूव्ड पोर्शन? वहां भी करते हैं हम लोग, कंप्लीट माइनस रिमूव्ड पोर्शन, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करते हैं, या सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में भी करते हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन एक तरह से है। तो एक काम मैं करने जा रहा हूँ कि ये जो कैविटी है इसको मैंने प्लस रो से भरा, मतलब मैंने चार्ज फिलअप किया, इतना चार्ज फिलअप किया कि उसकी चार्ज डेंसिटी रो हो जाए। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए? रो चार्ज डेंसिटी फैल गया। मैंने माइनस रो भी फिलअप किया, मैंने चार्ज और फिलअप किया नेगेटिव में, कुछ हमने पॉजिटिव में फिलअप किया, इतना पॉजिटिव में फिलअप किया कि चार्ज डेंसिटी रो रह जाए। माइनस में भी उतना ही फिलअप किया जिससे चार्ज डेंसिटी क्या बन जाए? माइनस रो हो जाए। क्वेश्चन में कोई चेंज है या ठीक है? अभी भी कैविटी मानी जाएगी। अब इस क्वेश्चन को यदि प्लस रो को बड़े स्फीयर के साथ महसूस किया जाए तो हमारे पास एक बड़ा स्फीयर बनकर तैयार हो चुका है जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस रो है। कितनी है? प्लस रो। सेंटर इसका है O से P एक कोई पॉइंट है, यहाँ का ये वाला डिस्टेंस आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की ओर होगा रेडियली। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना से इट इज वेक्टर E1, क्या यही फार्मूला नहीं लिखा जाएगा? प्लस और क्या है? और क्या है?
ये जो माइनस रो फिलअप वाला छोटा स्फीयर आपको दिख रहा होगा जिसका चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, ये इसका सेंटर है सी, इसका ये पॉइंट है पी, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से पी की ओर होगा या पी से सी की ओर होगा? यानी यदि मैं वेक्टर ऐसे लिखूं तो ये लिखना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा आएगी यहाँ पर, से इट इज ई2, से इट इज ई2, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आएगी यहाँ पे। और क्योंकि दोनों के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से कोई एंगल हमें नहीं पता है, एंगल पता हो या ना पता हो, लेकिन वेक्टर में जब लिख दिया आपने, यहाँ वेक्टर चढ़ा दिया, तो आपको एंगल देखना है क्या? एंगल बेटा तो तब देखते हैं जब हम पैरेललोग्राम मेथड फॉलो करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड लिख रहे होते तब हमें एंगल देखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन देम, तब जरूरत पड़ती। E1 आप हमें बता पाए तो बताएं। रो बाई 3 एप्सिलॉन 0, आर मतलब क्या, थोड़ा नाम लेके बताना, ओ से पी, पी से ओ, ऐसे नाम लेके बताना। वेक्टर का वेक्टर आर हमें चाहिए, नाम लेके बताओ। ओ से पी, ये सही लिखा, ये सही लिखा, प्लस रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 E2, सी से पी मतलब आर की माइनस आर, तो ये माइनस सी से पी, या चाहे डायरेक्टली पी से लिख दो, चाहे डायरेक्टली आप लिख दें पी से सी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपकी बार ऐसे आ रही है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ का मतलब जहां पॉइंट पी पर आंसर लिख रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो सी से पी की पी से सी, लेकिन यदि मैंने सीपी ही लिख दिया, मतलब हमें वेक्टर आर लिखने की आदत हो गई है। मालूम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था कि चार्ज से पॉइंट की ओर हम लोग हमेशा यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते थे, पॉजिटिव होता था तो आर कैप लगा देते थे, नेगेटिव होता था तो माइनस आर कैप लगा देते थे, याद है? तो माइनस आर कैप, ये सही लिखा गया। नाउ रो बाई 3 एप्सिलॉन 0, दो लाइन का तो क्वेश्चन है, 1 2 3 हो गया है, देखते हैं। ओपी प्लस पीसी लिख सकते हैं क्या इसको? माइनस है तो उल्टा करके प्लस कर सकते हैं क्या? नाउ लेट अस सी, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज सी, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पीसी इज नथिंग बट वेक्टर ओसी, ये सही है? तो दिस इज रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज वेक्टर ओसी व्हिच इज कांस्टेंट ना, तो ये यूनिफॉर्म आंसर आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी क्या होगी बोलो? यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। ये यूनिफॉर्म कैसे लगा? पॉइंट भी हमने जनरल पॉइंट लिया था, ऊपर नीचे करते तो भी तो ओसी आता। ओसी फिक्स वैल्यू है क्या? ओ से सी फिक्स वैल्यू है क्या? ये क्वेश्चन कई बार हमने एग्जामिनेशन में आते हुए देखा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में यूनिफॉर्म है, नॉन जीरो है, जीरो है। कई बार इस तरह से आए कि पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाया जाए तो क्या हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल हर जगह एक जैसा हो सकता है क्या? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं कि अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी अंदर कैविटी में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है बट फील्ड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम वैल्यू है। ये डिस्कशन ठीक है, कंप्लीट कर लो। एक ही बात है, या तो रो को साइन के साथ लो या वेक्टर को साइन के साथ लो। मैंने ये काम किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग हमेशा ऐसे पढ़े हैं, हम लोग हमेशा ऐसे पढ़े हैं कि ये तो मैग्नीट्यूड ले लिया और मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर कर दिया। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो 2 की ओर यूनिट वेक्टर ले लिया, यदि नेगेटिव चार्ज है तो यूनिट वेक्टर आर कैप आपने अभी भी बाहर लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आर कैप ले लो। एक ही बात है, एक ही बात है। शशांक पोटेंशियल पॉजिटिव आया है, फिर से कैलकुलेशन करके देख लीजिए। पॉजिटिव आया था, के क्यू बाई आर पॉजिटिव आया था। अर्सी चौरसिया सॉलिड स्फीयर का फार्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन आप पढ़ के देख लीजिए। मैंने शुरू में लिख दिया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। क्वेश्चन में शुरू में क्या लिखा था? क्वेश्चन में क्या लिखा था? देयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, देयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज एवरीवेयर इफ नथिंग इज मेंशन। यदि ये ना लिखा हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है कि वॉल्यूम में, खाली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मींस प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द स्फीयर इज एवरीवेयर। ठीक है, तो इसलिए वो इंसुलेटर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया, और इस डिस्कशन के होने के बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले जितने क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिया। नोट करके आप लोग इधर हटा दूं क्या? ये वाला ये हटाऊं, जल्दी पूरा करो। मैंने आपको बताया तो इनसाइड कैविटी भी कांस्टेंट कैसे होगा, यही तो बोला इतनी देर से कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म आ गया। यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे आ गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम थोड़ी होता है, अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ये सोचने वाली बात है, आपको आता है अच्छी तरह से। ठीक, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 में नजर आएगा, ये कर लेना। सेम प्रोसीजर सेम स्टेप, यहाँ प्लस रो है यहाँ माइनस रो है। एक्सरसाइज 5 में 100% एक एक स्टेप एक एक लाइन रिपीट होगी, एक एक लाइन एक एक पॉइंट। ये प्लस रो ये माइनस रो बीच में गायब हो गया, बीच में गायब हो गया, और इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। 100% यही फार्मूला यूज होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ खाली जगह में क्या करेंगे? प्लस रो भरेंगे। जब प्लस भरेंगे तो इसके साथ गोला पूरा हो गया, और माइनस भरेंगे तो ये गोला पूरा हो गया। थोड़ा सा आपको लगेगा तो डिजिटल सोल्यूशन भी आपके पास है, और निश्चित तौर पर हम हैं ही डेफिनेटली, यदि आप अलग से पूछते हैं, लेकिन इसका रिपीट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा करना यदि समय मिलता है, टाइम मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ये हटा दूं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कर चुके हैं। मैं भाई आपको मैंने बता दिया ये इंसुलेटर है, के क्यू बाई आर, ये स्फेरिकल सेल नहीं है कि अंदर हर पॉइंट पर सेम है। एक बार आप ये महसूस करेंगे इंसुलेटर है, इट्स नॉट अ स्फेरिकल सेल जो अंदर के हर पॉइंट पर आप सेम लिख रहे हैं बार बार। चलिए अब हम ऐसे क्वेश्चन ले लें जिसमें रो की वैल्यू कांस्टेंट ना हो। देयर इज एन इंसुलेटिंग स्फीयर, देयर इज एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, which volume charge density varies with radius small r, r less than r, less r equal to r, as rho is equal to rho naught 1 minus r by r. Rho naught constant. Find electric field at distance r1 from center. पहला क्वेश्चन r1 less than r,
दूसरा क्वेश्चन R1 ग्रेटर देन R। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R1 फ्रॉम सेंटर R1 लेस देन R, R1 ग्रेटर देन R। एक बात बताओ कि इसमें रो गिवन है और सेंटर से R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मैं ये कह रहा था मतलब कि जैसे कि फार्मूला पता है तो ये फार्मूला यूज करके मतलब कि आंसर निकाल लिया जाए। रो की वैल्यू दिख रहा है साफ साफ और ये फार्मूला हमें याद है, पढ़ा हुआ है, तो इसको यूज कर लिया जाए। पढ़ा है, याद है, तो इस्तेमाल करके काम खत्म करें आगे कि नहीं। इसमें नो सर का क्या मतलब, इसमें क्या गड़बड़ी आखिर, इसमें गड़बड़ी ही क्या है ये बता दो आप। क्योंकि बेटा आराम से महसूस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन उस समय डिजाइन किया गया था जब रो की वैल्यू यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हर पॉइंट पर रो की वैल्यू एक जैसा हो, पूरे स्फीयर में चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे स्फीयर में एक जैसी हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यदि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जब उस दिन गॉस लॉ लगाया था तो आर रेडियस में यहाँ चार्ज निकालने की बात आई थी। तो चार्ज की जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से तो चलेगा कैलकुलेशन। यदि रो की वैल्यू पूरे में एक जैसा है तो सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक चॉकलेट 5 रुपए का, सारे चॉकलेट 5 रुपए के हैं तो ठीक है, जितना है उतना मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यदि एक चॉकलेट 5 रुपए का है, अगला 10 रुपए का है, अगला 20 रुपए का, फिर तो अलग अलग आपको रेट निकालना पड़ेगा, 5 + 10 + ऐसे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रो की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या है, एज रेडियस चेंज रो चेंज। इसका मतलब जितना भी हमने फार्मूला पढ़ा था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, उस फार्मूले से ये क्वेश्चन नहीं करना है हमें। इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए क्या वापस गॉस लॉ यूज करना चाहिए, क्योंकि परेशानी क्या आई, चार्ज इनक्लोज निकालने में, चार्ज इनक्लोज इस मेथड से निकालना पड़ेगा। तो एक बार वापस हम चलते हैं, स्फीयर है रेडियस r का, सेंटर से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने का कार्यक्रम रखा गया है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। यदि R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो क्या उतने ही रेडियस का G.S ले लें, गॉसियन सरफेस ले लिया जाए। लेफ्ट साइड में आ जाइए, E.ds से फ्लक्स लिखा जाएगा, राइट साइड में चार्ज मेथड से लिखेंगे, तेजी से आंसर आ जाएगा। यदि आप जानते हैं तो यहाँ का E सेम होगा, यहाँ पे भी वही होगा, हर पॉइंट पर E सेम होगा, E आएगा बाहर और ds का समेशन क्या होगा, 4πr² होगा। ds का समेशन क्या होगा, 4πr², Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, Q इनक्लोज अपॉन 4πε0 r1²। Q इनक्लोज मतलब, Q इनक्लोज का मतलब क्या हुआ, जो इस स्फीयर का चार्ज है वही लेना है ना, इस स्फीयर का चार्ज लेना है। रो की वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज कूलम पर मीटर क्यूब इज डिफरेंट इन अ स्फीयर। तो इसका हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखना आर रेडियस है तो रो की वैल्यू रो है, रेडियस चेंज रो चेंज, रेडियस चेंज हो गया, रो चेंज हो गया, रेडियस चेंज हो गया, रो चेंज हो गया, रेडियस चेंज रो चेंज। यहाँ पर रो की वैल्यू रो 1 है, यहाँ रो 2 है, यहाँ रो 3, रो 4, रो 5, ऐसे हर पल चेंज होता जा रहा है रो की वैल्यू। एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चेंजेस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पतली सी लेयर का चार्ज निकालें dq प्लस इस लेयर का चार्ज dq प्लस dq प्लस dq, ऐसे ही कितनी परत बनेंगी, लेयर बनेंगी, इनफाइनाइट लेयर। अब इसमें से एक परत हमने काट लिया, कितने रेडियस का, r रेडियस का, एक सेलेक्ट किया पहले, और इसकी थिकनेस में देने जा रहा हूं dr। आप जानते हैं मैथमेटिकली dr बहुत ही छोटा होता है। यदि r डिस्टेंस पर रो की वैल्यू रो है, सेंटर से r डिस्टेंस पर रो की वैल्यू आपको नोन है ना, सेंटर से r डिस्टेंस पर रो की वैल्यू पता चल गया है। अगले dr डिस्टेंस में चेंज होना मतलब सेंटर से r प्लस dr होना इज लाइक r ओनली। सेंटर से r प्लस dr डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस मान सकते हैं ना, यानी dr व्हिच इज इनफाइनाइटली स्मॉल, दैट इज वेरी थिन लेयर, इनफाइनाइटली थिन लेयर। तो क्या हम रो की वैल्यू इतनी परत में एक जैसा मान सकते हैं क्या, इस पूरी परत में, क्या इतनी लेयर में रो एक जैसा ले सकते हैं क्या? और यदि हाँ तो इस लेयर का जो चार्ज होगा dq, इस लेयर का जो चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हो तो रो, और इस पतली परत का वॉल्यूम सपोज db है तो रो इनटू db। सो व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज, व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज, q enclosed is equal to summation of rho db, summation of rho db dq plus dq plus dq। पहली लेयर r इज इक्वल टू क्या रखें कि पहली लेयर आ जाए 0, और कहां तक जाना है आपको, r1 तक, तो 0 से r1 तक का समेशन। दिस इज योर रो db, रो की वैल्यू रख देता हूं मैं, रो की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितना है, जैसे 0 टू r1, और वॉल्यूम बता सकते हो क्या जो लेयर आपको नजर आ रही है, जो पतली सी परत, एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम बताने का। यदि क्योंकि dr बहुत कम है तो जो अंदर वाला रेडियस है वही हम बाहर वाला रेडियस भी ले सकते हैं, अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस सेम ले सकते हैं। तो अंदर की सरफेस एरिया 4πr², बाहर की सरफेस एरिया 4πr², एरिया इनटू थिकनेस इज द वॉल्यूम, एरिया इनटू थिकनेस इज द वॉल्यूम। सो दिस इज 4πr² इनटू dr एंड दैट इज फ्रॉम 0 टू r1। ये आ गया हमारा 4π ρ0, 1 इनटू r² इज r³ माइनस r और r², r पावर 4/4r। लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो ये r बन गया r1, ये r बन गया r1, लोअर लिमिट हो गया 0, ये वैल्यू आ गई, लाके यहाँ पुट अप कर देते हैं, 1/4πε0 r1² मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी 4π ρ0 r1³ r1 पावर 4 ये r1 है 4r, यही होगा। एंड नाउ फाइनल आंसर इज ρ/ε0 r1² अंदर ले लेते हैं तो r1/3 माइनस r1²/4r, यही आंसर हो गया कि नहीं। यदि रो की वैल्यू, एक मिनट देखो, यदि रो की वैल्यू कांस्टेंट होती उस दिन वाला, यदि रो की वैल्यू कांस्टेंट होती तो रो में कर देता बाहर, रो में कर देता बाहर, और ये इंटीग्रेट होता तो r³ 3 आ जाता, यानी रो इनटू वॉल्यूम। यानी जो उस दिन पढ़ा था, लेट अस कंपेयर द रिजल्ट, जो उस दिन पढ़ा था, रेडियस था r, सेंटर से r डिस्टेंस पर पढ़ रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड में यही लिखा था उस दिन, ये लिखा था कि नहीं लिखा था, दिस इज चार्ज बाय ε0। उस दिन रो कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, और 4πr² dr का समेशन होगा, क्या आएगा 4/3πr³। ये उस दिन के हिसाब से देखा जाए जब रो कांस्टेंट था और ये सॉल्व किया था तो आंसर कितना आ गया था, ρ/3ε0। लेकिन भाई बड़ी सरल बात है, क्या ऐसे देख के आपको पहचान लेना चाहिए कि रो की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये वो क्वेश्चन नहीं है जो हम कांस्टेंट पढ़ के फार्मूला याद करके बैठे हैं। ये एक अपने आप में न्यूमेरिकल है, बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हर साल ऐसे हम खड़े होकर डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओ, एग्जाम में खाली रो की वैल्यू बदलता है, कभी r है, कभी r² है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, खाली ये फंक्शन चेंज करता है फिर उठा के दे देता है।
तो क्या ऐसे क्वेश्चन, और कितना आसान है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ई डॉट, इसमें कुछ करना है क्या? आप देखो थोड़ा रियलाइज करो, कई बार क्या होता है हमें भारी भरकम महसूस होता है कि अच्छा लेयर काटना है, नहीं काटूंगा, इतने लेयर है, इतनी परत है, काय की परत है, ये रहा ई डॉट डीएस, इसमें क्या बड़ी दिक्कत है बताओ, जो ये तो हो गया क्यों भाई, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब रो की वैल्यू, रेडियस चेंज, रो चेंज, रेडियस चेंज, रो चेंज, रेडियस चेंज, रो चेंज, तो भैया हर परत का चार्ज निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक परत का चार्ज निकाल दिया, और इसी तरह से इनफाइनाइट परत होंगे 0 से R1 तक, तो उसका समेशन कर दिया हमने, उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़े, नोट कर चुके आप लोग? अब आप ये मान के चलें केवल रो के फंक्शंस अलग नजर आएंगे, रो का जो वैल्यू है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, ऐसे ही करना है। अच्छा यदि बाहर होता पॉइंट, तो आप जानते हैं कि स्फीयर के हम बाहर चले जाएं, इसका चार्ज सपोज क्यों है, बाहर चले गए, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, गोले के बाहर गोला गोला होता है क्या, पॉइंट चार्ज बिहेवियर, क्या क्या लिखूं फिर बताओ ना, ये क्या लिखा जाए इसको, के क्यू बाई आर वन स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस, चार्ज की वैल्यू बताइए, रो इंटू डीबी, कहां से कहां तक, रो इंटू डीबी कहां से कहां तक, पूरे गोले का चार्ज, पूरे स्फीयर का चार्ज, पूरा स्फीयर कहां से कहां तक होगा, स्मॉल आर जो यहाँ 0 से आपने R1 सेलेक्ट किया था, वहां क्या सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ आपको पूरे स्फीयर का चार्ज लेना है, तो पूरे स्फीयर का चार्ज लेने का मतलब 0 से कैपिटल आर, ये ठीक है, इसको कंप्लीट कर लोगे क्या सेकंड पार्ट? हाँ रो नॉट होगा, थैंक यू, रो नॉट होगा बिल्कुल, ये पॉइंट रो नॉट है, सभी स्टूडेंट्स देख लें, ये रो नॉट है। चले आगे बढ़े, ये हटाओ। अब ये क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट हो गए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब आप एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं अपने आप, तो आप मन ही मन में एक्सपर्ट महसूस कर सकते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी। तो एक टर्न आपका ऐसा है जिसमें मेरी क्लास 1:30 बजे छूटती है, तो जाते जाते पूछते हुए निकलो, क्लास ब्रेक में यदि आप नहीं पूछ पाते हैं क्वेश्चंस, कई बार हम ये प्लान करते रहते हैं कि हमें कितना टाइम मिलेगा तब क्वेश्चन, आप आपका एक दो क्वेश्चन पूछने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते देखते मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बस 1-2 मिनट में पूछते हुए निकल जा रहे हैं, तो आप अपना सोल्यूशन दिखाते हुए, अपना डिस्कशन दिखाते हुए, अपना जो भी किया है उसको दिखाते हुए निकल सकते हैं, जैसे आज 1:30 बजे क्लास है, फिर परसों 1:30 बजे क्लास छूटेगी। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह से मेरे साथ और करेंगे, 2 आप घर पे करेंगे, एक ये कर लिया, एक अभी मेरे साथ और करेंगे, और 2 आप घर पे करेंगे, ठीक? अभी जो करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगता है, बढ़िया क्वेश्चन लगता है, एक्सरसाइज 4 का हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 16, ये हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी हटा दो, नोट कर लिया ना क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 4, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सीट निकालने का समय वेस्ट ना करें, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊं। इसमें 2 स्फीयर हैं, कितने, 2 स्फीयर हैं, इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस बी, 2 सेल है, दोनों सेल के बीच का जो स्पेस है इसमें चार्ज फिलअप किया गया, एक मीडियम फिलअप किया गया जिसका चार्ज मौजूद है, और इसमें जो चार्ज फिलअप किया गया इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है A/R, वेयर A इज कांस्टेंट, क्या ए कांस्टेंट, R इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी एक बार फिर से ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हुआ, रो कांस्टेंट का कि वेरिएबल का, जिसमें सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा यहाँ रो की वैल्यू बदलना शुरू हो जाएगी, देखो A/R के हिसाब से, ठीक? एक एक्स्ट्रा पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पर अलग से भी रखा हुआ है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन सिचुएशन, क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पूछा क्या है ये सुनिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, लिखना नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एड्रेस मैंने बता दिया है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फीयर इज कांस्टेंट, क्या क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ ए सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर इज कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं सॉल्व करके मेरे सामने आंसर निकाल के रखूं, बिना मेरे सामने आंसर आएगी मैं कैसे डिसाइड करूं कि कांस्टेंट है कि नहीं है? अच्छा मेरे सामने आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो कांस्टेंट प्रूव करने के लिए मैं डिफरेंशिएट करके जीरो कर दूंगा, बताइए कांस्टेंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा कि नहीं, ये कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया जीरो, क्या कहानी खत्म। लेकिन बेटा पहले काम क्या करना पड़ेगा, तो अपना एम क्लियर हो गया, क्या करना है हम सभी को, इस कैविटी के अंदर, सॉरी इस मीडियम में बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, से डिस्टेंस इज आर, से डिस्टेंस इज आर, आप R1 भी ले सकते हैं, आप R1 ले सकते हैं, यदि इस पॉइंट से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे R1 ले सकते हैं, X ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमने डिस्टेंस क्या ले लिया, R1, कितना, R1, और क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई फार्मूला स्पेसिफिक होगा तो नहीं, क्योंकि जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर कितना चार्ज है वो तो ऑन स्पॉट हमें देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से तो डिसाइड होगा कि भाई इसके अंदर चार्ज इतना है तो बाई आर स्क्वायर, देखो ना चार्ज कितना है बाई 4πε स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो पहले से डिसाइड होगा नहीं, जब तक रो का फंक्शन आपको पता नहीं है तब तक आप चार्ज की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, मींस कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, मींस हमें फिर से प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ेगी। और यदि मैं रिपीट करना स्टार्ट करूं तो बोलिए क्या करना चाहिए हमें, क्या हमें R1 रेडियस का G डॉट S बना लेना चाहिए,
उस दिन बाद ये तो नहीं पूछोगे कि जी डॉट एस क्या है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैं काट के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ ई और डीएस में एंगल जीरो वगैरह सारी कहानी पिछले जैसा है। और मुझे बताइए कि ई डॉट डीएस क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, लेफ्ट साइड डायरेक्ट बताओ बिना कुछ सॉल्व किए, ए इनटू 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जो रेड लाइन दिख रही है इसके अंदर का पूरा चार्ज लिखना है, बोलो भाई। इसके अंदर इतना बड़ा तो नहीं खींचने की जरूरत थी, बगल में स्क्वायर बनाएंगे अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके अंदर जो चार्ज है वो लिखना है मुझे। इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉइंट चार्ज तो चमचमाता हुआ दिख रहा है, ये देखिए रखा हुआ है, प्लस क्या इस लेयर का ये पूरा चार्ज भी तो लेना पड़ेगा, यहाँ भी तो चार्ज है कि नहीं है, यहाँ भी चार्ज है, विच इज चेंज विच वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरीज। तो बताइए क्या हमें यहाँ पतली पतली परत बना के चार्ज निकालना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने आर रेडियस लिया, आर डिस्टेंस पर रो की वैल्यू कितनी है ए बाई आर, आर डिस्टेंस पर रो की वैल्यू कितनी दूर, ये वैल्यू वही रहेगी, कितनी दूर तक, कितनी दूर तक आप मानते हैं कि रो चेंज नहीं होगा। तो इतने का चार्ज बताना फिर, रो इनटू डीबी, रो इनटू वॉल्यूम, लिमिट बताओ कहां से कहां तक, ऐसी कितनी परत है। ये ध्यान रखना, ये चार्ज लिखना है, मैं फिर कह रहा हूं ये चार्ज लिखना है। बताइए आर की वैल्यू कहां से शुरू करें, ये यहां से शुरू करो, स्मॉल ए से कहां तक। ये पीछे वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने ए लिखा है, ए लिखने का प्रयास यहां मैं कर रहा हूं, दिस इज ए एक्चुअली, ए से लेके कहां तक, r1 तक, सही है। बोलो क्या कहते हैं आप लोग। दिस इज योर e इनटू 4 पाई r1 स्क्वायर, दो लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा बचा नहीं है इसमें कुछ। क्यू प्लस रो की जगह पर a बाई r, और ए वॉल्यूम की जगह पर एरिया इनटू थिकनेस a से r1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन का खर्चा और कर लेते हैं, ये इधर ले लिया तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r1 स्क्वायर, क्यू प्लस एक आर कैंसिल, आर डी आर स्क्वायर बाई टू तो यहाँ 2 पाई एज इट इज बाहर, अपर लिमिट r1 स्क्वायर माइनस यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपने यदि की पॉइंट जिसको कहते हैं ना कि यदि आपने टिक पकड़ लिया, आपने टिक पकड़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया कि रो चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, एक लेयर का चार्ज लिखेंगे, समेशन करेंगे, बात खत्म हो गई। टिक पकड़ लिया, आप देखिए तीसरी चौथी लाइन में आंसर आने जा रहा है। थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सिंपलीफाई करके क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो अलग अलग स्टेप में ई की वैल्यू, पहला स्टेप क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r1 स्क्वायर प्लस 2 पाई ए 2 पाई, तो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पहला स्टेप r1 स्क्वायर कैंसिल, दूसरे में ये वाला बचेगा, तो a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, a बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, a स्क्वायर माइनस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली यदि आपको ये पूछा गया होता व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम, r1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया होता, ये आंसर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो प्रूफ क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो हम ये कहते हैं सिंस E इज कांस्टेंट, सो d बाई dr 1 इज 0, यानी r1 के हिसाब से वेरिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, dE बाई dr1 वेरिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 2 पाई स्क्वायर। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड थोड़ा बिना डिफरेंशिएशन के देखिए। ये आप चाहते हैं कि e की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। दिस इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट टर्म, दिस इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट टर्म, इन्हें कटना ही होगा, इन्हें कटना होगा आपस में। ये कब हो सकता है, इसका मतलब आप चाहें तो दूसरा मेथड सीधा सीधा डिस्टेंस टर्म को आपस में कैंसिल करने के लिए आप ये स्टेप भी अपना सकते हैं, और ये स्टेप अपनाते हैं तो a की वैल्यू और जल्दी से आ गई बिना डिफरेंशिएट के भी। डिस्टेंस टर्म हटना होगा, ये तभी पॉसिबल है जब वो एक प्लस और एक माइनस आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि मिडिल टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है, मिडिल टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है। पहला लाइन कहां से शुरू करूं, ये पहला लाइन 1 2 3, अच्छा कौन सा, अच्छा बैठो बता रहा हूं। इसका वॉल्यूम है डीवी, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में रो कूलम, तो डीवी वॉल्यूम में रो इनटू डीवी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन में पूरा स्क्वायर भरा हुआ था, आपकी खाली है, खाली से कोई लिमिट में फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो इनटू डीवी। अब आपका ये जो चार्ज लिखना है मुझे इसका लिखना है, तो स्मॉल आर कहां से चेंज हुआ, स्मॉल आर ए से स्टार्ट होगा, ये वाला यहां से आपका स्क्वायर यहां से स्टार्ट हुआ है, तो स्मॉल आर कहां से चेंज हुआ ए, और यहां तक जाना है चार्ज लिखते लिखते, तो स्मॉल आर कहां तक जाना है r1 तक, वो लिमिट ले लिया। वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू थिकनेस, जैसे पहले लिखा था, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस dr, ये ठीक है। कंप्लीट कीजिए जल्दी से और अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब है r ग्रेटर देन r में जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो k क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना है, और k क्यू बाई आर स्क्वायर का मतलब चार्ज पूरे स्क्वायर का लिखना है, तो पूरे स्क्वायर में 0 टू कैपिटल R लिमिट लगाएंगे। शशांक आपका भी यही क्वेश्चन है कि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन में बाहर का पॉइंट है तो हमें इस पूरे गोले का चार्ज लिखना है, और पूरे गोले का चार्ज लिखना है तो इसकी लिमिट जो लगाएंगे स्मॉल r फ्रॉम 0 टू कैपिटल R लगाएंगे, एंड दिस इज रो डीवी। ठीक, क्लियर, समझिए ना। चलिए आगे बढ़े, दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, एक्सरसाइज 4 का थर्ड और एक्सरसाइज थर्ड का 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ के आने के लिए बोला था, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में। ये एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और इसके सेंटर ओ से डिस्टेंस 3r पर एक पॉइंट चार्ज है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट करता हूँ, इसमें और क्वेश्चन कराता हूँ। वो क्वेश्चन छोड़िए, अब 2r 3r छोड़िए, जो क्वेश्चन हमने दिया उसको कीजिए, उसको घर पे करना। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया B, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया C, यहाँ पॉइंट हमने लिया A। मेरा क्वेश्चन है फाइंड पहला पोटेंशियल एट, लिख लीजिए फटाफट, A B एंड C। दूसरा पोटेंशियल एट B ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अपने आप में ये एक यूनिक न्यूमेरिकल है, यूनिक क्वेश्चन है।
इधर अब हटा दो, हो चुका होगा सभी स्टूडेंट्स का। रेडियस आर है और 3 आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज है। डायग्राम फिर से बना लीजिए, तब काम शुरू करें। डायग्राम फिर से। पहला क्वेश्चन, ये पॉइंट चार्ज क्यू, सेंटर ओ, डिस्टेंस 3 आर, बी सी ए। क्यों भाई, तीनों पॉइंट पर। पहले इन जनरल मुझे बताओ, क्या तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा? जो जो आपको लग रहा है, कई बार जो लगता है वो होता नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम? आपको लग क्या रहा है, फील क्या हो रहा है? सेम फील हो रहा है कि डिफरेंट? हाँ, सेम, डिफरेंट, लेकिन है क्या? क्यों सेम है? कौन बताएगा? सेम क्यों है, क्या बोला? आप लगता है इस बात को बहुत अच्छे से फोकस करके रखे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि सेम है। बिल्कुल सही बात है। तो आप पहले इस लाइन पर ध्यान दीजिए। ये मेटल स्फीयर है। आप जानते हैं कि मेटल इक्विपोटेंशियल होता है कहां से कहां तक? सेंटर से सरफेस तक ऑल पॉइंट आर सेम पोटेंशियल। और एक बात बताऊं, ये मुझे यहाँ पोटेंशियल लिखना होता है ना, यहाँ पे मैं लिख ही नहीं पाता। कैसे? इधर देखो यहाँ चार्ज क्यों है, ये मेटल स्फीयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो क्या इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा दूसरी साइड में? इसीलिए मैंने कहा ये बहुत ही यूनिक न्यूमेरिकल है, सीखने की जरूरत है। लेट्स से द इंड्यूस्ड चार्ज माइनस इज माइनस क्यू एंड दिस साइड इज प्लस क्यू। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि प्लस माइनस इंडक्शन सेम होगा, क्योंकि टोटल चार्ज इंड्यूस जीरो वही रहता है। पहले चार्ज जीरो था तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा। अब यदि कोई हमसे कहे कि पॉइंट सी पर पोटेंशियल बताओ, पॉइंट बी पर बताओ, आप ये भी जानते हैं कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना हो तो वहां प्रेजेंट सभी चार्ज बॉडी का पोटेंशियल लिखा जाता है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी होगा और किसकी वजह से होगा? ये जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं इनकी वजह से होगा, जो निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल है बताओ? आप मान लीजिए कोई पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये ले लिया आपने पॉइंट। अब इस पॉइंट से ये चार्ज अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ वाला चार्ज अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ पर समझ रहे हैं क्या आप लोग? डिस्टेंस अलग अलग है, निकाल पाना पॉसिबल लग रहा है क्या आपको? लेकिन यदि आपको कंडक्टर की थ्योरी समझ में आ रही है कि सेंस कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम पोटेंशियल है, इस थ्योरी को इस्तेमाल कर लीजिए। आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर सरफेस तक एक ही पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि ए पर हमसे कहोगे, चाहे बी पर कहोगे, चाहे सी पे कहोगे, ये आंसर तो सेम होगा। लेकिन हम इन तीनों पे आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज का लफड़ा फंसेगा, डिस्टेंस का लफड़ा फंसेगा, इंड्यूस चार्ज का नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आपको ये पता चल गया है कि सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो जहां निकाल पाओ वहां निकाल दो, क्योंकि सब जगह सेम आना है। सेंटर पे हम निकाल सकते हैं। कैसे? सेंटर पर जितना पॉजिटिव चार्ज दूर है, हाँ, उतना ही तो सेंटर पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कितना आएगा? तो सेंटर पे तो लिखा जा सकता है, और हम जब जान चुके हैं कि सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है, तो व्हाई नॉट ये बी ए बी 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 सी इज इक्वल टू नथिंग बट सेम एज द पोटेंशियल एट द सेंटर। एंड पोटेंशियल एट सेंटर इज नथिंग बट ड्यू टू स्मॉल क्यू एज वेल एज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये सही है या नहीं? पॉइंट चार्ज का बताइए सेंटर पर। के क्यू बाई 3 आर सही है? इंड्यूस चार्ज का बोलिए सही है? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। पहला क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। लेकिन दूसरा तो और मजेदार है, जो आप लोग सीट में पढ़ने के लिए बोला था उसमें दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा नहीं। पहला हिस्सा मैंने कहा ना, और एलिब्रेट करता हूं मैं, और जोड़ता हूं और समझाता हूं इस क्वेश्चन को। तो टोटल पोटेंशियल पूछा गया होता तो आंसर आ गया। लेकिन अब हम अगले स्टेप पे आते हैं कि पोटेंशियल किसका पूछा गया है। लो, अभी तक हम लोग कह रहे थे इंड्यूस चार्ज का निकाल नहीं सकते, और इसमें वही पूछ बैठे हैं। गजब है यार, निकाल नहीं सकते और यही पूछा गया है। ये नहीं कि दूसरा कुछ कोई पूछ ले। चलो खैर, एक मिनट फिर से चलते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट। इतना तो तय बात है कि पोटेंशियल पॉइंट बी पर मैं नहीं लिख सकता, मतलब नहीं लिख सकता, भाग के कहीं और जाऊंगा, कोई और पॉइंट पर जाऊंगा जहां मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल लिख पाना हमारे लिए मुश्किल काम है। लेकिन आप देख चुके हैं कि पॉइंट बी पर वही आंसर होगा जो पॉइंट ऊपर होगा। बी पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? बी पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? पॉइंट बी पर पोटेंशियल होगा ड्यू टू क्यू, प्लस बी पर और किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। क्या ये वही नहीं होगा जो पॉइंट ओ पर पोटेंशियल किसकी वजह से, एंड पॉइंट ओ पर पोटेंशियल किसकी वजह से? ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये सही लिखा गया? एक बार ये स्टेप कंफर्म करो, ये सही लिखा गया? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? पॉइंट बी पर ड्यू टू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस देख लेना, यहां से यहां तक 3 आर, आर और आगे चले जाओ, कितना? तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू, आंसर बोलिए। पॉइंट बी पर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ये तो करना है, ये तो सॉल्व करना है। तो पॉइंट बी इंड्यूस चार्ज, इसको छोड़ दीजिए ऐसे, ये सॉल्व करना है हमें। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू स्मॉल क्यू, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जीरो। मेरे ख्याल से अपना काम हो गया है। कैसे? अब बताओ पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होगा? कितना आया? के क्यू बाई 3 आर माइनस के क्यू बाई, दिस इज के क्यू बाई 12 आर। इसलिए मैं कह रहा था ये एक यूनिक न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, समझने की जरूरत है। आई थिंक कंप्लीटली क्लियर हो गया। इस तरह की और प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2 का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 3 का। तो ये वाला स्टेप और क्लियर हो जाएगा, एक बार अपने आप हो जाएगा थोड़ा सा। सबसे अच्छी पढ़ाई हम मानते हैं जब रूम पर बैठकर आप अपने आप सॉल्व करते हैं ना, कि हाँ ये सर ने सही लिखाया है। रूम पर बैठकर जब आप वेरीफाई करते हैं ना, दैट मींस योर एक्सेप्टेंस लेवल वहां पे हो रहा होता है, एक्सेप्टेंस हो रहा होता है, वो रियल आपकी स्टडी है, वो आपकी एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगी। तो रूम पर बैठकर आप क्वेश्चंस को दोबारा किया करें, पेन पेपर का अधिक से अधिक खूब सारे क्वेश्चंस किया करें। पढ़ा नहीं करें, क्वेश्चन पढ़ के नहीं देखा जाता है, साइंस पढ़ने की चीज नहीं, सॉल्व करो, देखो उसको। अन्यथा फिर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देखे देखे से लगेंगे लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि आपने देखा है किया नहीं है। तो एग्जामिनेशन में भी सेम सिचुएशन होगी, देखा देखा से लगेगा, छोड़ने की इच्छा एक भी नहीं होगी, आपको लगेगा कि सब तो देखा है। तो आप लोग क्वेश्चंस रूम पर खूब सारे, जितने पेजेस पर डे, जितना रफ पेजेस खर्च कर पाए, 20-25 पेज, 30 पेज, 15 पेज, 18 पेज, खूब लिखते जाए, करते जाए, लिखते जाए, पढ़ते जाए। हल्का से देखा, पेन चला दिया, हल्का से पेन चलता है, उससे एक्टिविटी बनी रहती है, एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, वरना तो फिर धीरे धीरे बिस्तर की तरफ। ठंड का मौसम भी आ रहा है। हम्म,
प्लस सिग्मा -2 सिग्मा। ये दोनों लार्ज सीट है, एक धागे से एल लेंथ के धागे से थीटा एंगल पर एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यों है, मास m है। 2 इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज इज फिक्स्ड वर्टिकली। फिक्स्ड है ये, ऐसा नहीं कि धागा लटकाया तो गिर गया, ऐसा नहीं है। ये बॉल लटकाया और लेके धड़ाम, फिक्स्ड है भाई। इज फिक्स्ड वर्टिकली, फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इनके बीच का सेपरेशन है d, इनके बीच का सेपरेशन है d, और d की वैल्यू l से ज्यादा है। ये ना सोचें कि गैर टच कर गया और उसका चार्ज खत्म हो गया, ये वो क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश मत करो, ठीक है। वहां ऐसा नहीं जाके टच कर गया, ऐसे ही सिचुएशन, जो सिचुएशन है वही पढ़ना है, वही करना है आप। तो आप बता सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया। अर्षित आपको बता दिया कि पोटेंशियल तीनों पॉइंट के सेम होंगे बिकॉज वो कंडक्टर है। आप इसको सुन नहीं रहे हैं, लिखा भी मैंने है। डिस्टेंस नहीं मतलब है, यहाँ की डिस्टेंस से थोड़ी फर्क है, क्योंकि एबीसी पर पोटेंशियल केवल पॉइंट चार्ज का थोड़ी होगा, कंडक्टर उसका भी तो होगा इंड्यूस चार्ज का, और कंडक्टर है तो डेफिनेटली भी पोटेंशियल होगा। इसको सुनो समझो, लिखा भी मैंने, आई थिंक क्लियर। हाँ, क्या किया जाए पहले, मुझे लगता है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या आप लोग, बताओ। इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से दूर की ओर, दिस सपोज E1, इसको हमने 1 ले लिया, दिस इज E1। इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, से दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज E2 टुवर्ड्स ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, E1 प्लस E2। E1 कितना लिखा जाए, सिग्मा बाई 2, सीट है ना, सीट है ये। E2 माइनस ना लिखें प्लीज, एक मिनट आप लोग, मैं अभी पिछली क्लास में भी यही पढ़ा के आ रहा हूं, बच्चे पता नहीं क्यों माइनस का कंफ्यूजन। मैंने कभी भी आपको वेक्टर लिखना सिखाया होगा तो हमेशा आपको ऐसे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर सिखाया होगा। माइनस की वजह से बेटा आपने डायरेक्शन बना तो दिया। आप सोचो थोड़ा विचार करो, E1 आ गया 4, विचार करो, E1 आया 4, E2 आया 8, तो क्या ये दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़कर माइनस होंगे क्या, दो वेक्टर डायरेक्शन एक ही है, ये ब्लॉक है यहाँ 10 न्यूटन फोर्स है, 2 न्यूटन है, ये माइनस हो जाएगा क्या। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वेक्टर में आप डायरेक्शन सहित लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड पर चर्चा हो रही है। डायरेक्शन सहित लिख रहे हैं तब भी मैंने आपको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर सिखाया है, मैंने किसी भी वेक्टर में साइन लेना चार्ज का नहीं सिखाया है आपको, क्योंकि हमने थोड़ा सा ध्यान आपको इस टॉपिक पर दिया कि आप लोग जब मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं, तो हमेशा वेक्टर बनाने का तरीका यही रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इसलिए हमेशा मैंने मैग्नीट्यूड कराया। तो ये चार्ज नेगेटिव है तो इसी तरफ है। अब आपके पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड E1 और E2 है, दोनों के बीच जीरो एंगल है, जैसे पैरेललोग्राम मेथड होता, 30 होता, 45 होता, 60 होता, यहाँ जीरो एंगल है, तो डायरेक्ट समीशन बताओ E2 क्या लिखा जाए, इस बात को जरूर ध्यान रखा कीजिए, राइट। तो जैसे जो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए ये जो धागा यहाँ पे है, ये चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा क्यू, नहीं समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो क्यू कूलम पर, क्यू कूलम पर क्यू, और दूसरा इसका मास है m, तो एक हो गया mg, और तीसरा, तो टेंशन हमेशा रस्सी में निकाला करें ना कि खुद में, टेंशन रस्सी में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। तो ये टेंशन हो गया तीसरा, और क्योंकि ये बैलेंस है तो आप चाहो तो ये थीटा एंगल लेकर रिजॉल्व कर लो, तो वर्टिकल बैलेंस और हॉरिजॉन्टल बैलेंस लिखा जा सकता है। तो यदि आपको समझ में आ रहा हो यहाँ लिखने का, ठीक है। तो बताओ ऊपर की ओर कितना, टी कॉस थीटा mg और टी साइन थीटा क्यू, तो tan थीटा क्या हो गया, क्यू बाई mg, तो थीटा हो गया tan इनवर्स क्यू 3 सिग्मा क्यू अपॉन 2 mg एप्सिलॉन नॉट। एक बार चेक करो आप लोग, सही है, ई की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाई mg पहले ही रहा, 3/2 और रख दिया, हो गया क्वेश्चन, समझ गए आप लोग, क्लियर ना। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। दिव्यांश 2 सिग्मा इसलिए क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा नहीं लेंगे क्या, जो वैल्यू होगी वही तो लोगे, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन होगा तो 2 ले लेंगे। 4 गिवन होगा, मान लो किसी क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, फोर्स F लग रहा है और मास 4m है, और आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन बताओ, तो आप ये थोड़ी कि न्यूटन सेकंड लाइफ बाय m पढ़ा है, तो m पढ़ा है, m इज मास, मास 4 है तो 4 ले लेंगे, जो होगा वही लेंगे, 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग फ्री हो गए मुझे लगा इधर से, जल्दी करो। जो लोग लिख चुके हैं वो अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें। ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एंगल ये 30 डिग्री है, इधर एक्स एक्सिस लेना है, इधर वाई एक्सिस लेना है, ये पॉइंट P है, ड्यू टू गिवन टू लार्ज प्लेन सीट ऑफ चार्ज EP क्वेश्चन मार्क, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डायरेक्शन सहित, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तभी गिवन है कि आप यूनिट वेक्टर पर विचार कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्शन सहित जवाब देना है इस बार। 30 एंगल पर है, दोनों लार्ज सीट हैं, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। थोड़ी देर के लिए आप इसे ले लीजिए सीट नंबर 1, इसे ले लीजिए सीट नंबर 2। अप्रोच हम सबकी कैसी रहती है, एक समय में एक सीट, एक चार्ज बॉडी। आप बता सकते हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ड्यू टू वन और ड्यू टू बोथ,
ड्यू टू बोथ होगा, लेकिन हम डायरेक्शन बनाएंगे, मैग्नीट्यूड दिखाएंगे एट अ टाइम एक का। तो लेट सपोज केवल यही सीट होता, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सीट नंबर 1 हम इसको ले रहे हैं, तो पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? सीट की वजह से। सीट के नॉर्मल होती है कि नहीं? ये सीट ऐसे है, ऐसे, ये सीट ऐसे है, ऐसे नहीं रखी है, ऐसे रखी है, तो सीट के नॉर्मल होगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की ओर होगी। ये डायरेक्शन देखो मैंने सही बनाया क्या? दिस इज इवन। आप चाहे तो अभी केवल मैग्नीट्यूड लिख लें, डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर बाद में लगा दिया जाएगा। दूसरा सीट यहाँ से 30 एंगल पर है, ठीक है ना? दिस इज योर सीट नंबर 2, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो सीट नंबर 2 का। सीट नंबर 2, तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉजिटिव सीट है तो सीट से दूर, ऐसे नहीं आएगा क्या? ऐसे नहीं आएगा? आएगा। एंगल को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा इसको मैं और आगे ले रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर क्लियर है, इसलिए इसकी चिंता नहीं है। इसका यूनिट वेक्टर क्लियर नहीं है, रिजॉल्व ना कर लें। वेक्टर में आप ऐसा नहीं करते कि कंपोनेंट ले लेते हैं एक साइन वगैरह, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिजॉल्व करके, इनफैक्ट डायरेक्शन को साइन तक ले लेते हैं आप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तक लिखने की आदत है हम लोग की। 30, 30, दिस इज 90, डायरेक्ट एंगल से देखें 90, तो ये कितना हुआ? 60। अब आप इस एंगल से देखिए, ये 60, ये 90, ये कितना? 30। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट E2 का बोलो, E2 cos 30, और इस तरफ बोलो E2 sin 30, E2 sin 30। ये सही है? पॉइंट पी पर आंसर लिखने में मेरी हेल्प कीजिए। पॉइंट पी पर E2 sin 30 देख के बताओ किधर है। डायरेक्शन लगाओ यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है, आई कैप की माइनस आई कैप, दिख रहा है बहुत ही साफ साफ, दिस इज माइनस आई कैप, इधर एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है? अच्छा, E1 और E2 न्यूमेरिकली सेम है कि नहीं? कितना होंगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। E1 E2 न्यूमेरिकली सेम है, और न्यूमेरिकली सेम है, cos 30 x से छोटा है, तो y कोऑर्डिनेट ऊपर ही बड़ा होगा, नीचे छोटा है, तो ऊपर कितना लिखा जाए? E1 माइनस E2 cos 30, ये कौन से डायरेक्शन में? जे कैप। और E1 E2 सभी सेम है, भले वो E1 E2 लिखा है, तो सभी जगह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 मैंने बाहर ले लिया। E2 सिग्मा बाई 2, E1 सिग्मा बाई 2, E2 सिग्मा बाई 2, ये हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ हमारे पास बचा माइनस आई कैप बाई 2, यहाँ बचा 1 माइनस रूट 3 बाई 2 जे कैप। यही आंसर हो गया कि नहीं? ये सीट देना, ये सीट इलेक्ट्रोलिक। हाँ, वैसे तो हमने होमवर्क बता दिया, अब हमें लगभग लगभग पूरी सीट पर धावा बोलना है। अगले टर्न पर डाइपोल और मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें और पढ़ना है। लेकिन यदि आज के लेक्चर स्पेसिफिक बात करेंगे, तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, एक्सरसाइज 4 का। पिछले टर्न पर हमने 19-20 दिया था, 16-15 दोबारा देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड देखेंगे, 8th थर्ड, ये सब होमवर्क हालांकि मैं पहले भी दे चुका हूँ। एक्सरसाइज 3 का हमने आपको बता दिया, 10th हमने बोल रखा था। एक्सरसाइज 2 का भी हमने बोल दिया था लगभग सारे क्वेश्चंस। केवल डाइपोल वाले क्वेश्चंस और मोशन ऑफ चार्ज जहां वेलोसिटी होगी, ये डिस्कशन और बचे हैं। तो अब आप सीट पर थोड़ा तेजी से काम शुरू करें, क्योंकि अगले 2-3 दिन में डाइपोल हम अगले टर्न पर स्टार्ट करेंगे, तो 1 से 2 टर्न डाइपोल ले लेगा, और एक आध टर्न पर मोशन ऑफ चार्ज। तो ये वीक लगभग लगभग आप मान के चले अगले 2-3 दिन में कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा तेजी से करना स्टार्ट करें आप लोग। लेक्चर में एंड कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। शशांक जल्दी लिखिए। ज्ञानेंद्र बुकलेट नहीं है, तो अभी आप पीडीएफ से लें, बुकलेट पहुंच जाएगी।